हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो सबसे पहले हम ब्रीफ आइडिया लेंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, तो मेन तो ये है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है जो आपका ट्रांसलेशन मोशन में जो आपका मास का जो रोल है, एम का जो रोल है, वही रोल है आपका रोटेशन मोशन जो है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसको आई से डिनोट करते हैं, राइट। अब एक सवाल आता है कि व्हाट इज रोटेशन मोशन। अब सर्कुलर मोशन आप जानते होंगे। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? कि जब कोई पार्टिकल एक सर्कल पे मूव करता है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। यहाँ पर देखो हम पार्टिकल की बात करते हैं, तो जब वो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का मतलब पॉइंट मास होता है। अगर वो पॉइंट मास है देन इट इज सर्कुलर मोशन। बट यही मास आपका एक्सटेंडेड आ जाए, जैसे रोड आ जाए, कोई स्पीयर आ जाए, समथिंग एल्स। तो जब एक्सटेंडेड मास होता है, एक्सटेंडेड मास का सर्कुलर मोशन, एक्सटेंडेड मास की सर्कुलर मोशन इज नोन एज रोटेशन मोशन, राइट। तो जो आपका पॉइंट मास के लिए मास जहां पे यूज होता है कैलकुलेशन में, उसकी जगह भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली उसकी जगह तो नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट आपकी अलग होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, बट उसी तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन आपका जो ये मास है वो चेंज नहीं होता, वो मास कांस्टेंट रहता है सर्कुलर मोशन के दौरान। यहां पर भी आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द मोशन, रोटेशन मोशन। ओके, सो हाउ इट इज डिनोटेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे लिखते हैं? फॉर ए पॉइंट मास हम एक एक्सिस कंसिडर करते हैं। सपोज दैट इट इज ए गिवन एक्सिस। एक पार्टिकल है आपका जो इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, पॉइंट मास है, और इस पॉइंट मास की वैल्यू है स्मॉल है। ये डिस्टेंस आपकी आर दे रखी है, और ये जो एक्सिस है आपकी ओ डैश, उससे आर डिस्टेंस पे ये एंगल आपका है थीटा। तो किसी भी एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है दैट इज एम और परपेंडिकुलर स्क्वायर। एम इज द वैल्यू ऑफ मास, m is the value of mass. What is r perpendicular? r perpendicular is perpendicular distance of that mass from the given axis जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, दिस वन, दिस इज आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इस गिवन मास का, पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई, that will not be I equals to mr square, that will be mr perpendicular square or mr sin theta square equals to mr square sin square theta. So this is moment of inertia of the given mass about the given axis. Okay, ये हो गया सिंगल ऑब्जेक्ट की बात। अच्छा, और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। पहला तो जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, दैट इज kg इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका जो सम होगा वो भी स्केलर सम होगा। अब एक पॉइंट मास के बाद अपने पास अगला केस आता है मल्टीपल पॉइंट मास का, राइट। तो मल्टीपल पॉइंट मास हो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मल्टीपल पॉइंट मासेस। ओके, तो सपोज हमारे पास एक गिवन एक्सिस है, अगेन वही एक्सिस हम मान के चलते हैं। हमें मल्टीपल पॉइंट मास गिवन है, एक
मास यहाँ पे गिवन है m1, सेकंड यहाँ पे गिवन है m2, दिस इज m3। और इस बार मैं तीनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेके चल रहा हूँ। इस गिवन एक्सिस से जो m1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r1 है, m2 की r2 है और m3 की r3 है। okay, this is r1, this is r2, this is r3, this is axis, given axis o dash। तो अब क्या करेंगे, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लीजिए। I1 विल बी m1 r1 स्क्वायर, I2 विल बी m2 r2 स्क्वायर, I3 will be m3 r3 square. Now net moment of inertia can be written as I equals to I1 plus I2 plus I3, right? Or can be written as summation of ith. I will go from 1 to n. Also can be written as summation of mi ri square. I goes from 1 to n, right? तो ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, so it will be m1 r1 square सभी का स्केलर सम हो जाएगा, राइट? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आसान है। अब देखो इसमें एक ट्रिकी चीज निकल के आती है कि अगर किसी भी पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है दैट इज एम आर स्क्वायर। मास तो आपका चेंज होगा नहीं। अगर मैं उस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ना चेंज करूं, आर को ना चेंज करूं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। देखिए आप यूं समझिए, जो गिवन एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओ डैश। एक पार्टिकल है आपका मास का, वो इससे आर डिस्टेंस पे, राइट? ये मास, ये डिस्टेंस आर है। अगर मैं डिस्टेंस चेंज ना करूं और इस पार्टिकल को मैं जैसे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे अपोजिट सेंस में ले जाता हूं, इसको सेम डिस्टेंस पे अगर मैं इसको यहां पे लेके चला जाऊं, राइट, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चेंज होगा। अगर मैं सेम डिस्टेंस नीचे ले आऊं, इसको यहां पे ले आऊं, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चेंज होगा। यहां पे ले आऊं या फिर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, एक केस हम और ले लेते हैं कि हम इसको ऊपर ले जाएं सेम डिस्टेंस पे, और ये सारे डिस्टेंसेस एक्सिस से मेजर कर रहे हैं और इस एक्सिस से मेजर कर रहे हो, तो सिर्फ आप इसको इस प्लेन में घुमा रहे हो। अच्छा, अंदर भी ले जा सकते हो, बस आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी इस एक्सिस से अगर मैं आर परपेंडिकुलर ये रखूं तो ओवरऑल देखिए मैं इसको एक सर्कल में घुमा सकता हूं, राइट? इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, आर। तो अगर मैं इस आर रेडियस के सर्कल में इस पार्टिकल को रोटेट करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जब आपके पास एक्सटेंडेड बॉडी आ जाएगी, वो रोटेट करेगी, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए। और उस एक्सटेंडेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ईच एंड एवरी जो स्मॉल पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम सम कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे एक्सटेंडेड बॉडी का। उससे पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन आप लिखिए, वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना, राइट? एक गिवन एक्सिस है, जेड एक्सिस आप ले लीजिए, इसमें लिख देता हूं, आपको फाइंड करना अबाउट जेड एक्सिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है अबाउट जेड एक्सिस। m1 जो पार्टिकल है उसकी लोकेशन है 2, 3, 1, एंड m1 की जो वैल्यू है, m1 की वैल्यू जो है वो है 2 kg। m2 की जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 4, 5, और m2 जो मास की वैल्यू है दैट इज 3 kg। नाउ फाइंड नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 एंड m2। वीडियो को आप पॉज कीजिए
और उसको सोल्व कीजिए। ओके, देखिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पॉइंट मास है, तो मैं ये लिख सकता हूँ m1 r1 परपेंडिकुलर हम लिख लेते हैं, m1 r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस m2 r2 परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये r1 परपेंडिकुलर आप कैसे फाइंड करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको गिवन एक्सिस है z एक्सिस है, इस क्वेश्चन में ये वाला हम लेके चलते हैं कि आपको गिवन एक्सिस है वो z एक्सिस है, एक पार्टिकल है जिसकी यहां पर लोकेटेड है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। आप अगर x और y को कांस्टेंट रखोगे और z को आप चेंज करोगे तो r परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि z आप चेंज कर रहे हो इसका मतलब ये पार्टिकल है वो इस एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। जे जो r परपेंडिकुलर बेसिकली वो z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर आप एक्सिस लोगे तो जैसे मान लीजिए आप x एक्सिस इधर लोगे और y एक्सिस इधर लोगे, तो इस केस में जो r परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज r परपेंडिकुलर। इसको आप क्या लिख सकते हो, √x² प्लस वाई स्क्वायर। यही अगर मैं x एक्सिस के अबाउट निकालता तो यार परपेंडिकुलर हो जाता y² प्लस z² का होल रूट। तो यहाँ पे r1 आपका कितना हो जाएगा, r1 परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1² प्लस y1²। होल रूट होता मैंने स्क्वायर कर दिया, तो x1 आपका कितना गिवन है 2,3, x1 is 2, y1 is 3, so this will be 2² plus 3², या सिंपली मैं ये लिख देता हूँ i1 इक्वल्स टू m1 is given 2 kg, so 2 into 2² plus 3², right? This is i1. i2 will be m2 is 3 kg, x2² plus y2². So i1 will be, this will be 9, this will be 4, 13 into 2, 26 kg meter square. i2 will be, this is 16, this is 9, 25 into 75 kg meter square. So net I will be i1 plus i2, so it will be 101 kg meter square. Okay, so this is moment of inertia for point mass. Now we will talk about the moment of inertia of extended mass. Now next is moment of inertia for extended masses. Point mass के लिए हमने देखा था कि हमारे पास multiple point masses हो, then moment of inertia is given by I equals to summation of mi ri square, where ri is the perpendicular distance of the mass. Which mass? mi, right, from the given axis. Now if we have extended mass, then ये जो mi होगा, ये i जो होगा आपका या mi जो होगा, दोनों ही आपके चेंज हो जाएंगे। i आपका जो 1 to n जा रहा था वो n आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बहुत सारे मासेस बनेंगे, पर बहुत सारे मासेस बनेंगे, आपका ओवरऑल मास फाइनाइट है, तो नंबर ऑफ मासेस अगर इन्फाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो जो आपका मास mi था वो भी स्मॉल हो जाएगा। ये इन्फाइनाइट तभी बन सकते हैं जब आप बहुत स्मॉल मास लो, राइट। तो अगर आप इन्फाइनाइट टर्म्स का सम करोगे तो पहली बात तो ये आपका यूं कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर, बट अगर इन्फाइनाइट टर्म्स का आप सम करते तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सटेंडेड मास इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। नाउ ये देखो, ये टर्म तभी इंटीग्रेट हो सकती है जब आपका r dm की टर्म में हो या फिर dm r की टर्म में हो। तो देखो r को dm में कन्वर्ट करना मुश्किल है, r इज डिस्टेंस, बट dm को आप मास में कन्वर्ट, मास को आप r में कन्वर्ट कर सकते हो डिस्टेंस की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका dm होगा, dm मैं लिख देता हूँ, dm जो होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ r
सो dm विल बी फंक्शन ऑफ r, राइट। अब dm आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, राइट। एक्सटेंडेड मास देखो तीन तरीके से हो सकता है, ये हेडिंग ही डाल लेते हैं अपन, सेलेक्टिंग dm। dm कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो एक्सटेंडेड मास है वो आपका तीन तरीके से हो सकता है, लेंथ पे हो सकता है, सेकंड है एरिया पे हो सकता है, एंड थर्ड है वॉल्यूम में आपका एक्सटेंडेड मास हो सकता है। अगर ओरिजिनल मास आपका लेंथ पे है तो आप जो डीएम बनाएंगे वो भी लेंथ पे बनाएंगे, राइट। और लेंथ पे आप डीएम कैसे बनाएंगे, लैम्डा फॉर लेंथ इट विल बी लैम्डा इनटू डीएल या डीआर जो भी। और अगर आपका एरिया पे ओवरऑल मास है तो डीएम भी एरिया पे बनेगा, इस केस में ये हो जाएगा सिग्मा डीए। और अगर ओवरऑल मास आपका वॉल्यूम पे है, ओवरऑल मास अगर वॉल्यूम पे है तो डीएम आपका हो जाएगा रो इंटू डीवी। व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी, राइट। किस टाइप की डेंसिटी, लीनियर। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी, मास की, राइट। नाउ सिग्मा इज एरिया या एरियल मास डेंसिटी एंड रो इज वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम मास डेंसिटी, राइट। और ये निकालेंगे कैसे, लेमडा आपका हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सिग्मा आपका हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एंड रो आपका हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, राइट। देखिए एग्जांपल आप देखिएगा कि हमारे पास एक, जैसे तो हम इसको अगेन से करेंगे बट एक बार के लिए आप समझिएगा इसको। हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। इसका मास जो है वो एम है, रेडियस आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम डीएम सेलेक्ट करेंगे कि डीएम कैसा सेलेक्ट करना हमें। तो पहली बात तो ओवरऑल मास जो है वो आपका एरिया पे है, डिस्क इसकी थिकनेस नेग्लेजिबल है, तो आप यहाँ पर सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा विल बी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, सो इट विल बी m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। अब डीएम सेलेक्ट करने के लिए आपको डीए भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, डीएम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी। सिग्मा हमने कैलकुलेट कर लिया, डीए कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको डीए ऐसा लेना है जिसके लिए आर कांस्टेंट हो, आर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आर को अगर मैं कांस्टेंट रखूं इसमें तो मेरे पास एक एरिया नहीं बनेगा। अगर मैं आर को कांस्टेंट रखूं तो मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा, राइट। इट विल बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। आर को हम वेरी तो नहीं करा सकते, लेकिन अगर बहुत स्मॉल वेरी कराएं, बहुत स्मॉल चेंज लाएं, आर प्लस डी आर, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज लाना ही पड़ेगा अदरवाइज आपके पास एरिया नहीं बनेगा। आपने जब आर को कांस्टेंट रखा तो उसकी लेंथ हो गई कितनी, 2 पाई आर। अब आर को चेंज किए बिना, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल एरिया लिया है तो डीएम भी आपको एरिया पे लेना पड़ेगा। एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ानी ही पड़ेगी, या मैं यूँ बोल दूँ इसको थिकनेस देनी ही पड़ेगी। तो आर को इतना कम चेंज करिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो चेंज है वो नेग्लेजिबल हो। तो आउटर रेडियस को हम आर प्लस डी आर बना देते हैं। नाउ डी ए क्या हो जाएगा, डी ए विल बी सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस 2 पाई आर डी आर। अगर डी ए ये हो गया तो डी एम क्या हो जाएगा, डी एम इज सिग्मा डी ए इक्वल्स टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी ए। डी ए इज 2 पाई आर डी आर,
पाई से पाई कट गए, so it will become 2 capital M r dr divided by capital R square. The moment of inertia is given by I equals to integration of dm into r square equals to 2m r dr divided by capital R square. If you notice here, this is a function of r, right? और आपको dm को function of r ही बनाना है to r square. इसमें आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो r की लिमिट लगेगी, r आपका जा रहा है 0 टू कैपिटल R. अगर ये कंप्लीट डिस्क नहीं होती, जैसे मैंने जो ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल से इनर सर्कल से आउटर सर्कल तक होता हूँ, ठीक है, तो आप लिमिट लग देते R1 से R2, इनर रेडियस से आउटर रेडियस, राइट. बट यह लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल R. सो I विल बी 2m बाई कैपिटल R स्क्वायर, आपका कॉन्स्टेंट अब R आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ here r square, so it will be r cube dr 0 to capital R, so it will become 2m by r square ब्रैकेट में r की पावर 4 divided by 4 and 0 to capital R, so it will simply become 2m by r square and it will be r की पावर 4 by 4, ये कट जाएगा पावर 2 और ये कट जाएगा आपका नीचे 2, तो mr square by 2. So this is moment of inertia for disk, right? This is moment of inertia for disk. So this was a brief idea how to find the moment of inertia. Point mass के लिए mr square होगा, multiple point mass के लिए summation of mi/ri square हो जाएगा, और extended mass के लिए आपका dm r square का इंटीग्रेशन हो जाएगा. मैंने आपका dm सेलेक्ट करना, तो dm आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? dm आपका ओरिजिनल मास जिस तरीके से फैला हुआ है, अगर लेंथ पे है तो dm भी आप लेंथ पे सेलेक्ट करेंगे. ओरिजिनल मास एरिया पे है, मास एरिया पे है, तो आप dm भी आपका एरिया पे सेलेक्ट करेंगे. और वॉल्यूम अगर आपका वॉल्यूम गिवन है, मान लीजिए आपको पता चल ही जाएगा बॉडी 3D में अगर, तो वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप जो dm सेलेक्ट करेंगे वो भी आप वॉल्यूम पे करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम पे करेंगे, राइट. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, थैंक यू.